तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रत्येक चौथे वर्ष की बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप वर्ष हो तो 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2051 को कौन सा दिन होगा यदि 1 जनवरी 2020 को शनिवार था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कैलेंडर से लिया गया, रीजनिंग से लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। यदि प्रत्येक चौथे वर्ष की बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप वर्ष हो तो 1 जनवरी 2051 को कौन सा दिन होगा यदि 1 जनवरी 2020 को शनिवार था। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, हम उस कंडीशन को फॉलो करते हुए ही इस क्वेश्चन को आगे हल करेंगे, तभी हमारा आंसर निकल पाएगा। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, जो कंडीशन दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कंडीशन है क्या, क्वेश्चन में कंडीशन यही है कि यदि प्रत्येक चौथे वर्ष की बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप ईयर हो, यानी कि हमको प्रत्येक चौथे वर्ष में लीप ईयर नहीं माना, अब प्रत्येक 2 साल में ही लीप ईयर मानना है। तो देखिए अब क्वेश्चन को हम हल करते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन में दिया ये है कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा वार दे रखा दोस्तों, शनिवार। तो देखिए 1 जनवरी 2020 को कौन सा वार दे रखा हमको, शनिवार। शनिवार दे रखा है बिल्कुल, और पूछा क्या है, 1 जनवरी 2051 का बार हमको पूछा है। तो हम इसमें वार कैसे निकाल सकते हैं, हम देखिए इधर जो दिनांक दे रखा है इससे वार नहीं निकाल सकते, क्योंकि इधर भी 1 जनवरी इधर भी 1 जनवरी, इससे तो हम कैसे भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि इनके जो ये जो ईयर है इनमें कितने ईयर का डिफरेंस है, यानी कि 2020 से लेकर 2051 के मध्य कितने साल का गैप है, हम ये देखेंगे। और जितने साल का गैप होगा हम उसमें देख लेंगे कि कितने लीप ईयर है, कितने साधारण वर्ष है, फिर हम उनमें ओड डे निकाल देंगे। जितने ओड डे होंगे हम उनको जो ये वार दे रखा है शनिवार इसमें जोड़ देंगे, तो आगे 2051 का वार हमको मिल जाएगा। तो मेरे को ये बताइए कि ये 2020 से लेकर 2051 के मध्य जो है कितने साल का गैप है, यानी कि कितने ईयर का डिफरेंस है। तो हम ईयर के डिफरेंस से ही जो है इस वार को हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जनवरी 2051 के मध्य कितने साल का गैप है, कितने ईयर का डिफरेंस है, 31 ईयर का डिफरेंस है। 31 ईयर का डिफरेंस है, कितने साल का गैप है दोस्तों, 31 साल का। अब इस 31 साल के ऊपर ही हमको खेल खेलना है, यानी कि इस 31 साल में ही जो कुछ होना है वही होना है। लेकिन इस 31 साल को देखने से पहले आपको एक बात पर विशेष ध्यान देना होगा जो बहुत ज़रूरी है। मेरे को ये बताइए कि ये जो 1 जनवरी 2020 है ये भी तो एक लीप ईयर है, क्योंकि ये अभी 1 जनवरी है, इसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे होते हुए ये 2020 पूरा होगा, तभी तो ये 2020 पूरा खत्म होगा, इसके बाद ही तो 21 आएगी। तो इस प्रकार 1 जनवरी 2020 भी तो एक लीप ईयर है, तो पहला लीप ईयर तो यही हो गया। तो पहला लीप ईयर जब ये हो गया तो मेरे को ये बताइए कि 1 जनवरी 2020 एक लीप ईयर हो गया, तो इसके बाद आने वाला वर्ष कौन सा है, 1 जनवरी 2021 आएगा। तो अब आप इस बात को ये समझ लो कि देखिए ये जो 2020 है अभी आने वाला 1 जनवरी 2021 होगा, होगा कि नहीं होगा, कि अब 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2051 के मध्य हमको ईयर का डिफरेंस देखना होगा कि अब कितने बचे, और उनके मध्य ही हमको साधारण वर्ष और लीप ईयर देखना होगा कि उन साल में यानी कि उतने ईयर में जो जितने अब डिफरेंस बचेगा। क्योंकि हमने 1 जनवरी 2020 को तो ले लिया कि एक लीप ईयर है, बिल्कुल ले लिया। अब उसके बाद में 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2051 के मध्य जब हम देखेंगे कि कितने ईयर का डिफरेंस है, कितने साल का डिफरेंस है, कितने साल का गैप है, तो 2021 से 2051 के मध्य अब जाहिर सी बात है कि 30 साल का गैप होगा। कितने साल का गैप होगा, 30 साल का गैप होगा। अब ये जो 30 साल का गैप है इसमें ये देखेंगे कि कितने साधारण वर्ष और कितने लीप ईयर है। तो अब इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि प्रत्येक 2 साल में, कितने साल में, प्रत्येक 2 साल में लीप ईयर आता है। तो जो ये 30 साल है इसमें कितने लीप ईयर हो जाएंगे, जब प्रत्येक 2 साल में लीप ईयर आता है, तो प्रत्येक 2 साल में लीप ईयर आता है तो इस 30 साल में 15 तो क्या हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल हो जाएंगे 15 लीप ईयर। और 15 ही क्या होंगे, 15 ही साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो मेरे को ये बताइए कि 15 लीप ईयर और 15 साधारण वर्ष किन ईयर में, इन 30 ईयर में 15 तो लीप ईयर है और 15 साधारण वर्ष है, लेकिन एक लीप ईयर हमने पहले ले लिया था, कौन सा, 1 जनवरी 2020 वाला। तो 15 लीप ईयर ये और एक लीप ईयर वो पहले वाला, तो टोटल लीप ईयर कितने हैं, तो टोटल जो लीप ईयर है, टोटल जो लीप ईयर है वो कितने हो गए दोस्तों, 16। और टोटल जो साधारण वर्ष है वो कितने हो गए दोस्तों, 15। क्या आप यहाँ तक बिल्कुल आसान भाषा में समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो मेरे को ये बताइए कि प्रत्येक लीप ईयर में ओड डे कितने होते हैं, एक्स्ट्रा दिन कितने निकलते हैं, प्रत्येक लीप ईयर में 2 ही तो एक्स्ट्रा दिन निकलते हैं, बिल्कुल।
और प्रत्येक साधारण वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन निकलते हैं, एक दिन निकलता है। यानी कि एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। जब हम एक लीप ईयर के 366 दिन को 7 का रिमाइंडर देखेंगे कि शेषफल देखेंगे कि कितना ओड डे निकल कर आता है, जब 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह तो पूरी बार कट जाएगा, तो शेष रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो इसी प्रकार एक लीप ईयर में जो एक लीप ईयर होती है उसमें कितने ओड डे निकल कर आते हैं, 2। और जो एक साधारण वर्ष होती है उसमें कितना ओड डे निकल कर आता है, एक निकल कर आता है। इस बात को आप समझते हैं, क्योंकि प्रत्येक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। और 365 दिन को जब हम 7 का ओड डे देखेंगे, 7 का जब रिमाइंडर देखेंगे, शेषफल देखेंगे, तो 7 से कटाएंगे तो 52 सप्ताह तो पूरा कटेगा, लेकिन एक दिन बचेगा। तो साधारण वर्ष में प्रत्येक साधारण वर्ष में एक जो है ओड डे निकल कर आता है, और प्रत्येक लीप ईयर में 2 ओड डे निकल कर आते हैं। तो मेरे को बताइए कि जब प्रत्येक लीप ईयर में 2 ओड डे निकल कर आते हैं तो लीप ईयर है कितने, टोटल 16। जब एक लीप ईयर में 2 दिन निकल कर आते हैं एक्स्ट्रा, तो 16 लीप ईयर को 2 से गुना कर देंगे तो 16 दूना 32 दिन एक्स्ट्रा निकल कर आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल निकल कर आएंगे। इस बात को समझ रहे होंगे, बिल्कुल समझ रहे होंगे। उसी प्रकार एक साधारण वर्ष में एक जो है एक्स्ट्रा दिन निकल कर आता है, लेकिन साधारण वर्ष है कितने, 15। तो एक साधारण वर्ष में एक ओड डे, तो 15 साधारण वर्ष को 1 से गुना कर देंगे तो 15 ओड डे निकल कर आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल निकल कर आएंगे। जब हमने सभी लीप ईयर और सभी साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा दिन देख लिए, तो टोटल इनको जोड़ देंगे कि टोटल एक्स्ट्रा दिन हो कितने गए, क्योंकि टोटल जोड़ने के बाद में भी हम 7 का रिमाइंडर ही देखेंगे। क्यों, जब तक 7 से छोटा यानी कि 7 से कम रिमाइंडर नहीं बचेगा तब तक हम उसको कटाते हैं, क्योंकि प्रत्येक 7वें दिन के बाद में तो वही बार रिपीट हो जाता है। जब 7 से छोटा रिमाइंडर हमारे पास बचेगा तभी इस क्वेश्चन का हम आंसर आराम से निकाल पाएंगे। तो देखिए, जब प्रत्येक लीप ईयर में देखा कि कितने ओड डे, 32 ओड डे टोटल, और यानी कि टोटल जो 16 लीप ईयर है उनमें कितने ओड डे निकल कर आए, 32। और टोटल जो 15 साल साधारण वर्ष थे उनमें कितने ओड डे निकल कर आए, 15। तो टोटल जो ओड डे हो कितने गए, टोटल लीप ओड डे और टोटल साधारण ओड डे कितने हो गए, 32 में जब 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए दोस्तों जोड़िए, 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 1 में 3 को जोड़ेंगे 4 होगा। तो टोटल जो है ओड डे निकल कर कितने आए, कहाँ से कहाँ तक, 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जनवरी 2051 के मध्य जब हमने कुल मिलाकर देखा तो एक्स्ट्रा निकल कर कितने आए, 47 निकल कर आए। लेकिन अभी हमको इसको 7 से और डिवाइड करना है, क्योंकि जब तक 7 से छोटा जो है रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो कोई ओड डे नहीं होता अपने आप में, क्योंकि वो सप्ताहों में कन्वर्ट होता है। तो देखिए, इसको हम 7 से कटाएंगे तो देखिए 7 7 49 तो ज़्यादा बार जाता है, तो 7 छिक्की 42। तो 7 से जब 47 को काटेंगे तो 7 छिक्की 42 बार में 7 छिक्की 42 यानी कि 6 बार में 42 तक कट जाएगा। तो 47 में से जब 42 जाएगा तो मेरे को ये बताइए कि जब 47 में से 42 जाएगा, क्योंकि 7 को जब हम 47 से कटाएंगे, जब ये 7 है इससे हम 47 को कटाएंगे तो 6 बार में जब भाग जाएगा तो 42 बार में कट जाएगा, यानी कि 42 तो कट जाएगा। तो 47 में से 42 जाएगा तो कितना बच गया, शेष कितना बच गया, 5 बच गया। तो क्या ये 7 से छोटा है, बिल्कुल ये 7 से छोटा है। जब 7 से छोटा आ जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, यानी कि वही 7 का रिमाइंडर होता है, वही 7 का शेषफल होता है। जब 7 से छोटी अगर संख्या आ जाती है तो वही 7 का रिमाइंडर होता है, और उसी को जो है हम जिसका वार दे रखा है उसी में घटाते हैं और उसी में बढ़ाते हैं। तो अब जो ये 7 का रिमाइंडर बचा है इसको हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे, अब ये तो क्वेश्चन में देखेंगे तभी हमको पता चलेगा। तो देखते हैं कि ये 1 जनवरी 2020 को शनिवार था। देखिए दोस्तों, अब इसको 1 जनवरी 2020 करके ही समझ लो वापस से कि ये 1 जनवरी 2020 को शनिवार था। तो पूछा क्या है, 1 जनवरी 2051 को कौन सा वार होगा, यानी कि हम 20 से कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, यानी कि 20 से 51 की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम आगे जा रहे हैं। तो ये जो शनिवार था 1 जनवरी 2020 को, जब हम इससे आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब जो 5 जो शेषफल बचा था, रिमाइंडर बचा था 7 का, इसको हम इसमें जोड़ ही देंगे, क्योंकि हमको 20 से आगे वाला बार पूछा है। तो इसका मतलब 2020 में जब शनिवार था तो 51 में आगे जाने पर क्या वार होगा, तो जोड़ेंगे तो सही। तो जोड़ो कि शनिवार में जब हमने 5 को जोड़ा तो क्या होगा, शनिवार में जब हमको 5 जोड़ना पड़ेगा तो आगे का वार निकल कर आ जाएगा। तो शनिवार में जब 5 जोड़ देंगे तो कौन सा वार निकल कर आएगा, गुरुवार वार निकल कर आएगा। कि जब ये शनिवार था और इसमें जब हमने 7 का रिमाइंडर जो 5 बचा था इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो कौन सा वार निकल कर आएगा दोस्तों, गुरुवार निकल कर आएगा, गुरुवार वार निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए कि जो ये क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं किस ऑप्शन में गुरुवार दे रखा है दोस्तों। देखिए, इसमें पहले से टिक लग रहा है
कि सी ऑप्शंस में गुरुवार वार दे रखा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझने में जो है बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई होगी। तो इसी के साथ जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, उसके बाद बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11.1/9% मत जो है अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। अगर वह 2400 मतों से विजय हुआ तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कि यानी कि जो जीतने वाला जो व्यक्ति है उसको वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। परसेंट में तो उसको 75% प्राप्त हुआ, लेकिन कह रहा है कि अगर वह 2400 मतों से विजय हुआ हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करे। तो देखिए दोस्तों, मैं कुल मत कितने मानूं। मैं मान लेता हूँ कि कुल मत कितने थे, 100 थे। कुल मत कितने मान लिए मैंने, 100। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चुनाव में 10% लोगों ने तो मतदान ही नहीं किया। मैंने कितने मत माने, कुल वोट कितने माने, 100। लेकिन 100 में से 10% लोगों ने तो मतदान ही नहीं किया। तो मेरे को बताओ कि 100 का 10% जब मैं निकालूंगा, ये परसेंट यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 100 से तो 100 कट गया, यानी कि 100 का जब 10% निकालूंगा तो यानी कि 10 लोगों ने मतदान नहीं किया। तो देखिए कितने परसेंट लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% लोगों ने जब मतदान नहीं किया तो कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, 10 लोगों ने। तो मेरे को बताओ कि कितने लोगों ने वोट किया होगा, 90 लोगों ने वोट किया होगा। जब मैंने टोटल वोट 100 माने, अब 100 वोटों में से 10% लोगों ने तो मतदान ही नहीं दिया। तो 100 का 10% कितना होता है, 10, यानी कि 10 लोगों ने मतदान नहीं किया तो 90 लोगों ने मतदान किया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन और कंडीशन कर रहा है, और 11/1/9% जो मत है अवैध घोषित हो गए। अब जो ये कुल जो 90 वोट बच रहे थे, इनमें से 11/1/9% मत जो अवैध घोषित हो गए। तो मेरे को ये बताइए कि 11/1/9% होता है, इसका मान होता कितना है फ्रैक्शन में, 1/9 होता है। कैसे होता है, देखिए नीचे वाली संख्या को इससे गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे। देखिए 11×9 = 100। तो देखिए 100 और बटे वाली संख्या हमेशा बटे में, परसेंट का चिन्ह हमेशा परसेंट में। जब यहाँ से परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी। अब इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर 1 बचा, नीचे 9 बचा। तो इस प्रकार 11/1/9% का मान 1/9। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि और 11/1/9% जो मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो कितने वोट थे, 90। यानी कि जब टोटल वोट हमने 100 माने थे, 100 में से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 10% का मतलब होता है कि 1/10%, 1/10 लोगों ने मतदान नहीं किया। तो हमने 100 का 1/10 निकाला था कि 10 लोगों ने मतदान नहीं किया। तो जब 100 वोटों में से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10 लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 90 ने मतदान किया। अब आगे क्वेश्चन ने किया, जो 90 में मतदान किया है, 90 लोगों ने जो मतदान किया है, उनमें से 11/1/9% वोट जो है अवैध घोषित हो गए, यानी कि उनको खराब वोटों की श्रेणी में रख दिया गया। तो मेरे को ये बताइए कि 11/1/9% का मान 1/9 होता है। तो 90 में से जब 1/9 वोट जो है अवैध घोषित हो गए, तो 90 का 1/9 होता कितना है, 9 एकम 9, 9 दाम के 90 और 10 एकम 10, यानी कि 1/9 का मतलब 10 वोट और खराब हो गए। तो मेरे को बताइए कि ओवरऑल वोट बचे कितने, वैध वोट कितने बचे, 80 तो बच पाए। अब बिल्कुल 80 बच पाए। अब बस इस 80 पे खेलना। अब ये जो 80 वोट बचे हैं अपने आप में है कितने परसेंट, अपने आप में 100% ही तो है। वोट तो 80 है लेकिन परसेंट में अपने आप में 100% है ये। कैसे, अब आप ऐसे समझ रहे हो कि 100 वोट थे तब 100% होगा, जब 90 वोट थे तो 90% होगा, 80 वोट तो 80% होना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर ये वोट अब ये वैध वोट है, ये 80 वोट है, तो ये 80 वोट जो अपने आप में 100% है। मेरे को ये बताइए कि भाई अगर आपने कोई परीक्षा दी है और वो परीक्षा 100 नंबर की थी, अब उस 100 नंबर में से जो बोर्ड वाला परीक्षा ले रहा था, उसने एक क्वेश्चन ऐसा उसमें गलत टाइप करके दे दिया पेपर में, जिसके आंसर भी गलत थे और प्रश्न भी गलत था। तो मेरे को बताओ कि अब खेल जो है कितने प्रश्नों पर खेला जाएगा, 99 प्रश्नों पर ही तो खेला जाएगा। तो ये जो 99 प्रश्न है ये उसके लिए 100% ही तो होंगे। ये ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए 99% ही होंगे, क्योंकि अभी जो 99 प्रश्न बचे हैं ये 100% इन्हीं का माना जाएगा। यानी कि जो 99 प्रश्न है इन्हीं को 100% मानकर वो खेल खेला जाएगा। अब जिसने इन 99 में से, देखिए जैसे कि जिसने भी इन 99 प्रश्नों में से 99 सही कर दिए, तो परसेंट में उसने कितने सही कर दिए, मेरे को ये बताइए। परसेंट के लिए 100 से गुना कर दो, 99 से तो 99 कट गया और देखिए 100 बच गया। तो जिसने भी 99 में से 99 सही किया उसने 100% बता नंबर लिए कि नहीं लिए, बिल्कुल लिए। तो उसी प्रकार मैं कह रहा हूँ कि जब अपने आप में 80 जो वोट है ये वैध वोट है, कि यानी कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया था 100 में से, तो 90 लोगों ने वोट दिया। अब 90 वोटों में से भी 11/1/9 वोट अवैध घोषित हो गए, यानी कि 10 वोट अवैध घोषित हो गए, तो वैध वोटों की संख्या 80 बची। तो ये 80 जो अपने आप में 100% है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। तो वैध वोट कितने बचे हमारे पास,
80। इस 80 का अगर 75% जीतने वाले को मिल रहा है तो मेरे को बताइए 80 अपने आप में है कितना, 100% है दोस्तों। अब इस 80 में से 75% किसको मिल गया, जीतने वाले को। तो मेरे को बताइए कि 80 वोटों का 75% जीतने वाले को, तो फेल होने वाले को 25% मिला होगा कि नहीं मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। क्योंकि ये जो 80 वोट अपने आप में है कितना, 100% है। और 80 वोट जब 100% है तो 80 का 100% जब जीतने वाले, 80 का 75% जब जीतने वाले को मिला है तो जाहिर सी बात है हारने वाले को 25% मिला होगा। अब आगे क्वेश्चन ने एक कंडीशन और दिया है कि अगर वह 2400 मतों से विजय हुआ तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करे। अब मेरे को ये बताइए कि इसको 75% वोट मिले हैं और हारने वाले को 25% वोट मिले, तो हारने वाले से कितने अधिक वोट से जीतने वाला जीत रहा है, 50% वोटों से जीत रहा है कि नहीं जीत रहा, बिल्कुल जीत रहा है, क्योंकि इसको 25% वोट पड़े मिले हैं, इसको 75% वोट मिले हैं। तो इस वाले व्यक्ति को इस वाले व्यक्ति से कितने ज़्यादा मिले हैं, 25 से 75 कितना परसेंट ज़्यादा होता है, 25% ज़्यादा है। तो 25% से जब 75% आप जाओगे तो देखिए 50% ज़्यादा से जीत रहा है कि नहीं जीत रहा, बिल्कुल जीत रहा है। लेकिन हम इस परसेंट में जीतने के बजाय अगर इसको अंकों में देख ले कि कितने वोटों से जीत रहा है, तो हम देखेंगे कि वैध वोट थे कितने, 80। 80 का जब हम 50% निकाल लेंगे तो कितना होगा, देखिए दोस्तों 80 का 50% होगा 40। कितना होगा दोस्तों, 40। अब ये कैसे होगा, देखिए मैं आपको इधर समझा देता हूँ कि जो ये 80 है इसका जब मैं 50% निकालूंगा तो ये परसेंट जब यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। और 100 में 2 जीरो है, इन 2 जीरो में एक जीरो इसकी काट दूंगा, एक जीरो इसकी काट दूंगा, 8 पंजो 40 ही तो बचे। तो मेरे को बताओ कितने वोट निकल कर आए संख्या में, 40 वोट। देखिए वैसे तो इसको 25% हारने वाले को मिल रहे थे, जीतने वाले को 75% मिल रहे थे। तो मेरे को बताओ हारने वाले से जीतने वाला कितना परसेंट अधिक से जीता, 50% से जीता। लेकिन हम देख ले कि वैध मतों के 50% से जीत रहा है, लेकिन हम देखें कि संख्या में कितना जीत रहा है। तो 80 का वैध मतों का 50% निकालेंगे तो 40 वोटों से अधिक से जीत रहा है। तो जब 40 वोटों से अधिक जीत रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40 वोटों से नहीं जीत रहा, यानी कि ये जो 40 वोट है इनसे वो नहीं जीत रहा, वो 2400 मतों से विजय हुआ है। लेकिन हमारे हिसाब से 40 वोटों से जीत रहा, हमारे हिसाब से कितने वोटों से जीत रहा है, 40 वोटों से जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 40 वोटों से वो नहीं जीत रहा, वो 2400 वोटों से जीत रहा है। 2400 मत यानी वोट ही होते हैं, यानी कि वो 2400 मतों से जीत रहा है। तो यानी कि 40 वोटों का मान हमको कितना दे रखा है, 2400 वोटों के बराबर दे रखा है। यानी कि जो 40 वोट है इनकी संख्या हमको कितनी दे रखी है, किन वोटों के बराबर दे रखा है, 2400 वोटों के बराबर दे रखा है। यानी कि 40 से कितना गुना ज़्यादा है, या तो आप इस हिसाब से कर सकते हो, या फिर 40 रेशो का मान अगर 2400 के बराबर दे रखा है तो एक वोट का, यानी कि 40 वोटों का मान 2400 वोटों के बराबर दे रखा है, तो एक वोट बराबर कितने वोट देख लेंगे। तो देखिए 40 से कम 40, और 40 से जब इसको कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा दोस्तों, 60 बार में कटेगा। क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हो कि पूरा 40 है, पूरा 2400 है, तो 40 की एक जीरो से आप इसकी एक जीरो कटा सकते हो। इधर कितना बच गया, 240 बच गया। इधर कितना बच रहा है, 4। अब 4 से 4 छिंगा 24 हो जाएगा, जीरो बच रही है उसको ऐसे उतार लेंगे, 4 छिंगा 24 से जीरो बच रहा है। यानी कि एक वोट की कीमत कितनी मिल रही है हमको, 60 मिल रही है। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने कुल मत माने कितने थे दोस्तों, शुरू में 100 मत माने थे कि नहीं माने थे, बिल्कुल माने थे। लेकिन एक मत की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 60। तो मेरे को बताइए कि 100 मतों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि एक मत का मूल्य, यानी कि एक मत जो है उसका मान 60 दे रखा है, तो 100 मत करने के लिए एक को 100 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यानी कि एक मत को कुल वोट करने के लिए, यानी कि 100 वोट करने के लिए 100 से गुना पड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार जो 60 वोट है इनको भी 100 से गुना करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। जब एक वोट का मान 60 वोटों के बराबर है तो 100 वोटों का मान 6000 के बराबर होगा। क्यों, जब एक को हम 100 वोट बनाएंगे तो भाई 60 को भी तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 60 को 100 से गुना करेंगे तो 6000 ही आएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आपको समझने में कहीं भी परेशानी नहीं आई होगी, और मैंने ऐसा कोई सा भी पॉइंट नहीं छोड़ा है जो इस क्वेश्चन को आपको समझने में परेशानी कर दे। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, शायद इससे नीचे का लेवल ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये मेंस में पूछे जाने लायक क्वेश्चंस है, यानी कि मेंस से भी ऊपर के लेवल क्वेश्चंस है। तो देखिए दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप जो है विद इन सेकंड में बना सकते हो कि नहीं बना सकते, मेरे समझाने के बाद। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है मेरे समझाने के बाद 5 से 7 सेकंड में बन पाएगा या नहीं पाएगा, मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल 5 से 7 सेकंड में बन पाएगा, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर मैं आपको समझाऊं नहीं, सीधे सीधे बता दूं, तो फिर आपके भी पल्ले नहीं पड़ेगी और मेरे भी समझाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे को तो बिल्कुल धीरे धीरे समझाना होता है। अगर आप मेरे समझाने के बाद बिल्कुल आसान भाषा में समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल 5 से 7 सेकंड में कर दोगे इस क्वेश्चन को, मैं आशा करता हूँ। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, उसके बाद बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों
एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है कि एक तार है और जब उस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। और फिर आगे इस क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया है कि तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बिल्कुल माइंड से समझना होगा, तो आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को और बहुत जल्दी आंसर दे पाएंगे। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है कि तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो मैं तार क्या मान लूँ कि तार कौन, देखिए ये मैं एक तार मान लेता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तार की मैंने लंबाई ले ली कि ये क्या, एक तार ले लिया मैंने इतना लंबा। और इस तार को जब मैं मोड़ूंगा तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जा रहा है। किसके रूप में मोड़ा जा रहा है दोस्तों, वर्ग के रूप में। तो दोस्तों देखिए मैंने इसको एक वर्ग का रूप दे दिया कि यानी कि ये तो तार था, यानी कि जो तार हमने लिया था, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हमने एक तार लिया तो इस तार को उठाकर मैंने किसका रूप दे दिया, एक वर्ग का रूप दे दिया। और जब इस तार से मैंने एक वर्ग बना दिया तो इस वर्ग के अंतर्गत जो घिरा क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, 484 वर्ग सेंटीमीटर। कि यानी कि इस तार से जब मैंने एक वर्ग बनाया तो इस वर्ग के द्वारा कितना क्षेत्रफल गिर गया, 484 वर्ग सेंटीमीटर, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तार के द्वारा जो वर्ग बना उसके द्वारा कितना क्षेत्रफल गिरा, 484 वर्ग सेंटीमीटर गिर गया क्षेत्र। इस बात को आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो मेरे को बताइए कि ये जो 484 है ये किस एक भुजा का स्क्वायर हो सकता है। यानी कि जो 484 है इस वर्ग की किसी एक भुजा का स्क्वायर होगा, यानी कि ए का स्क्वायर होगा, यानी कि वर्ग का स्क्वायर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात कि यानी कि अब ये वर्ग बन गया है, यानी कि ये जो तार था हमने इसको एक वर्ग का रूप दे दिया। और वर्ग में होता क्या है कि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं जो होती है समान होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये किसी एक वर्ग का ही तो स्क्वायर होगा। तो 484 किसका स्क्वायर होता है ये तो हमको खुद दिमाग से फाइंड आउट करना होता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि 484 है ये किसका वर्ग है, ये 22 का स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये 22 का स्क्वायर है तो इसकी एक भुजा का मान कितना निकल कर आया, 22, क्योंकि ये किसी एक भुजा का स्क्वायर ही तो होता है। वर्ग, जब किसी वर्ग का हमने रूप दे दिया, यानी कि ये तार था इसको हमने वर्ग का रूप दे दिया और इस वर्ग के अंतर्गत जो ये क्षेत्रफल है ये कितना घिरा हुआ है, 484 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो 484 वर्ग सेंटीमीटर है ये जो वर्ग है इसकी 4 भुजाएं हैं, उस 4 भुजाओं में से एक भुजा का स्क्वायर तो होता है दोस्तों। इस बात को आप बिल्कुल आसानी से समझें कि जो 484 है ये इस वर्ग की 4 भुजाओं में से एक किसी एक भुजा का स्क्वायर ही होता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जब इस वर्ग की हमने एक भुजा की लंबाई निकाली कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई है कितनी, 22, तो मेरे को बताओ वर्ग की भुजाएं कितनी होती है, 4 होती है। देखिए एक भुजा, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। तो एक वर्ग की भुजा कितनी है, 22। जब एक वर्ग की भुजा 22 है तभी तो एक वर्ग की भुजा का स्क्वायर करेंगे तो इस वर्ग का क्षेत्रफल जो है घिरा हुआ जो हमको निकल कर आ रहा है, जो हमको दे रखा है क्वेश्चन में। इस बात को आप समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो देखिए एक वर्ग की भुजा कितनी, 22। तो मेरे को बताओ इस वर्ग में भुजाएं कितनी है, 4। तो मेरे को बताओ कि 4 जो भुजाएं हैं और एक भुजा की लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 भुजा को जब 22 सेंटीमीटर से गुना कर देंगे तो टोटल कितना निकलेगा दोस्तों, 22 चौक 88। तो कितना निकल गया, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये तार की लंबाई तो निकल कर आई है दोस्तों। ये जो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये तार की क्या है, लंबाई निकल कर आई है। क्यों, क्योंकि इस तार से ही तो हमने ये वर्ग बनाया था दोस्तों। आप इस बात को बिल्कुल समझने की कोशिश करें कि इस तार को लेकर ही तो हमने ये वर्ग बनाया था और इस वर्ग के बन जाने के बाद में ही तो एक भुजा का मान निकाला था। तो इस तार की लंबाई से ही तो ये वर्ग बनाया था और इस तार की लंबाई से इस वर्ग की चारों भुजाएं बन पाई है। तो जब एक भुजा का मान 22 है तो इन चारों भुजाओं का मान कितना होगा, 88 सेंटीमीटर। यानी कि इस तार की लंबाई हमने कितनी निकाली, 88 सेंटीमीटर निकाली। जब इस तार की लंबाई हमने 88 सेंटीमीटर निकाली तो आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वर्त के रूप में मोड़ा जाता है। तो अब ये जो तार है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो तार है इसको हम एक वर्त का रूप दे देते हैं। जब मैंने इसको एक वर्त बना दिया, इस तार की लंबाई से मैंने क्या बना दिया दोस्तों, एक वर्त बना दिया। और इस वर्त बनाने के बाद में ये जो मैंने इस तार से क्या बना दिया दोस्तों, एक वर्त बना दिया। और ये जो तार से वर्त बनाया है तो इस तार की परिधि कितनी है दोस्तों, यानी कि जो जितना लंबा तार है
उतने लंबे तार से मैंने ये वर्त बना दिया। तो इसका मतलब है कि जो तार के द्वारा जो वर्त बनाया गया है, यानी कि इसके अंतर्गत जो ये क्षेत्रफल घेरा गया है, इसके बाहर की ये परिधि तो है तार की लंबाई। तो मेरे को ये बताओ कि तार की लंबाई थी कितनी दोस्तों, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक नहीं थी, बिल्कुल थी। और तार के द्वारा अगर इस वर्त को हमने बना दिया तो इसके अंतर्गत जो ये क्षेत्रफल आ जाता है। तो इस क्षेत्रफल के बाहर जो हमने ये रेखा खींची, ये तार की लंबाई तो है, यानी कि तार के द्वारा खींची गई एक परिधि तो है। तो मेरे को बताओ कि वर्त की परिधि का अगर हम इसमें सूत्र लगा दें तो इस वर्त की हमारे पास त्रिज्या निकल कर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी दोस्तों। और जब इस वर्त की त्रिज्या निकल कर आ जाएगी तो हम इस वर्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा। और क्वेश्चंस में भी यही पूछा है, यदि इस तार को एक वर्त के रूप में मोड़ा जाता है तो तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तार को हमने वर्त के रूप में मोड़ लिया, तो इसके अंतर्गत जो आने वाला क्षेत्र है, इसके जो बाहर हमने जो तार को मोड़ा है वो जो है एक परिधि का ही तो रूप ले लिया दोस्तों। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो मेरे को बताओ कि तार की जो लंबाई है वही तो इसकी परिधि है, यानी कि जो तार की लंबाई थी इसी से तो हमने इस वर्त को बनाया है। तो जिस तार की लंबाई से हमने इस वर्त को बनाया है तो वही इसकी परिधि हो गई। तो कितनी परिधि हो गई इसकी, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वर्त की परिधि का सूत्र होता क्या है दोस्तों, 2πr होता है दोस्तों। तो हम 2πr बराबर जो है, 2πr क्या है, वर्त की परिधि है। और वर्त की परिधि जो है इसकी लंबाई है कितनी, तो वर्त की परिधि का जो सूत्र हमने लगाया है, इसके सामने जो वर्त की परिधि की लंबाई जो कितनी है, तो वर्त की परिधि की लंबाई का मतलब है कि जो तार की लंबाई है वही वर्त की परिधि की लंबाई है, क्योंकि इस तार से तो हमने वर्त बनाया है दोस्तों। तो तार की जो लंबाई 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि वर्त की जो परिधि उसकी लंबाई कितनी है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2πr जो है वर्त की परिधि का सूत्र होता है। तो हमने सूत्र लगाया और इसके सामने जो वर्त की परिधि थी उसको लिख दिया। तो इनकी जो तार की लंबाई थी उसको हमने लिख दिया। इस बात को आप आसानी से समझ रहे होंगे। अब क्या, अब कटा लो इसको। जब आप कटाओगे तो निकलेगा क्या, इसमें त्रिज्या का मान निकल कर आएगा। कैसे, देखिए आप जब इसको कटाओगे तो देखिए कैसे होगा। देखिए 2 का 2 हो जाएगा, पाई 2 इंटू पाई कितना होता है, 22/7 होता है दोस्तों। बराबर में क्या है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जब वर्त की हमने परिधि का सूत्र लगाया तो इसको जब हम रखेंगे तो देखिए 2 का 2 और पाई का मान कितना होता है, 22/7 जो कि लिख दिया। और इंटू में दोस्तों आर लगाना भूल गया, यानी कि इंटू में आर भी है इसके। देखिए 2 ऐसे कैसे, इंटू पाई, इंटू क्या है पाई, तो पाई का मान 22/7, इंटू आर है तो आर लिख दिया। तो अब कटा लो कि देखिए 22 एकम 22 और 22 चौक 88, कट गया दोस्तों। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, कितना बचा, इस बरोबर के इधर में कितना बचा दोस्तों, 2 बचा। उस बरोबर के इधर में क्या बच रहा है, बटे में 7 बच रहा है। जब ये 7 जो बटे वाली संख्या इस बरोबर के उधर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, गुने में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल गुने में हो जाएगी। तो 7 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। अब ये 14 आया क्या है, जो हमने आर लिया था, यानी कि जो ये त्रिज्या है ये 14 ही तो आई है। यानी कि 2π जो आर था उसमें 2 से हमने ये जो 2 था 2 का 2 लिखा, इंटू में पाई था, यानी कि इंटू में पाई का मान 22/7 था, फिर इंटू में आर था, इंटू में जो आर था। तो देखिए कट पिटा कर ओवरऑल क्या बचा था, आर बचा था। और संख्या कितनी निकल कर आई, 14 निकल कर आई। तो आर बराबर कितना निकल कर आया, 14। तो आर होता क्या है, त्रिज्या होती है। तो वर्त की त्रिज्या हमने कितनी निकाली दोस्तों, 14 निकालनी कि नहीं निकाली, तो हमने वर्त की त्रिज्या 14 निकाल ली है। तो हमको कोई टेंशन वाली बात नहीं है अब, क्योंकि अब हमको पूछा क्या है, तो इस तार को एक वर्त के रूप में मोड़ा जाता है, यानी कि तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इस तार को एक वर्त के रूप में मोड़ा जाता है। तो हमको क्या पूछा है कि इस वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों अब इसका वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं है। जब हमको त्रिज्या का मान भी मालूम चल गया कि त्रिज्या 14 निकल कर आई है, तो वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। तो मेरे को ये बताइए कि पाई आर स्क्वायर जब हम लगा देंगे तो वर्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए पाई आर स्क्वायर को रखिए, पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 22/7 होता है। आर स्क्वायर यानी कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी निकालिए, 14, लेकिन जो आर है वो स्क्वायर में, यानी कि त्रिज्या को 2 बार लिखना पड़ेगा। तो देखिए इंटू आर कितना है, 14, तो इसको 2 बार लिखेंगे। अब 2 बार क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार लिखेंगे, तो इंटू 14। तो त्रिज्या को 2 बार लिख दिया हमने, बिल्कुल लिख दिया। अब कटा लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब क्या बच गया, ये देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि ये 2 बच गया, इधर इंटू में 14 है। तो देखिए 2 इंटू 14 करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 28। और इधर इंटू में कितना है, 22, इधर इंटू में कितना है, जब 22 इंटू जब हम 28 करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 22 इंटू जब हम 28 करेंगे तो कितना होगा, 28 को जब 20 से गुना कर लो पहले, फिर 2 को बाद में कर लेना। जब हम 28 को 20 से गुना करेंगे
और फिर 2 को बाद में गुना करेंगे। तो मेरे को ये बताओ कि 28 को जब 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 28 दूना 56 यानी कि 560 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी कि 28 को जब हमने 20 से गुना कर लिया तो 560 आ गया। अब इस 28 को 2 से और गुना करना है, क्योंकि अभी हमने 28 को किससे गुना किया है, 20 से ही किया है, लेकिन करना कितने से हमको, इस 28 को 22 से करना ना। तो 28 को पहले हमने 20 से गुना किया, अब 2 से और गुना कर दो, 28 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 56। बस अब हमने इसको हल कर दिया, तो इसको जोड़ लो दोस्तों, कितना आ जाएगा दोस्तों जोड़ने पर, देखिए 6 का 6, जीरो में 6 जोड़ेंगे, जीरो में 6 जोड़ेंगे 6, और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, एक कैरी गई, बिल्कुल गई, और 5 नीचे कुछ नहीं है, 5 और एक कैरी जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर निकल कर क्या आया दोस्तों, 616। अब किस में है ये, देखिए वर्ग सेंटीमीटर में सब कुछ दे रखा था, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे को ये एक बात ये ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया है, ये समझाने का तरीका कैसा था कैसा नहीं था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मैंने जो ये समझाया है, शायद मैं आशा करता हूँ कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इस क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चंस में दिया क्या था कि एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो देखिए हमने एक तार लिया और इसको एक वर्ग के रूप में इसको आकृति दे दी। अब ये आकृति देने के बाद क्वेश्चंस कह रहा है कि तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जब इस तार को हमने वर्ग की आकृति दिया, तो इस वर्ग के द्वारा जो अंदर का क्षेत्रफल है कितना गिर गया, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे को ये बताइए कि जो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस वर्ग की किसी एक भुजा का ही तो स्क्वायर होता है। इस बात को आप शुरू से लेकर पढ़ते आ रहे होंगे हमेशा के लिए। तो अगर नहीं भी पढ़ते आ रहे हैं तो आज आप हमेशा के लिए ध्यान रखो कि जो भी कोई वर्ग होगा उसका जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग की एक भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग में भुजाएं कितनी होती है, टोटल 4, लेकिन उन 4 में से एक भुजा का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हमेशा होता है। तो एक भुजा का स्क्वायर जो है उसका क्षेत्रफल है ये। तो देखिए ये किसका स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि 484 22 का स्क्वायर है। तो इस वर्ग की एक भुजा का मान कितना निकल कर आया, 22। तो देखिए ये जो वर्ग है इसमें भुजाएं कितनी है, 4। तो जब एक भुजा का मान 22 निकल कर आया तो चारों भुजाओं का मान 22 को 4 से गुना कर देंगे। तो देखिए 22 को जब 4 से गुना किया तो चारों भुजाओं का मान यानी कि टोटल कितना निकला, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो चारों भुजाओं की जो लंबाई है कितनी निकल कर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 88 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ये तार की तो लंबाई है, क्योंकि इस तार से तो हमने इस वर्ग को बनाया था। तो इस वर्ग की जो लंबाई है, चारों भुजाओं की लंबाई, वो इस तार से ही तो मिलकर बनी थी। तो इस तार की लंबाई हमके पास निकल कर आ गई 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना होने के बाद में क्वेश्चन ने यह कहा है तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वर्त के रूप में मोड़ा जाता है। कि यानी कि जब ये तार था इसको हमने एक वर्ग के रूप में मोड़ लिया, वर्ग के रूप में मोड़ने के बाद में इसका जो क्षेत्रफल था वो देख लिया। उसके क्षेत्रफल के देखने के बाद हमने तार की लंबाई निकाल ली। अब तार की लंबाई निकालने के बाद इसी तार को एक वर्त का रूप दिया जा रहा है, और इस वर्त के रूप को दिए जाने के बाद पूछ रहा है कि इस वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे को ये बताया कि इस तार को जब एक वर्त के रूप में मोड़ लेंगे तो इसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल होगा क्या, ये वर्त का ही क्षेत्रफल होगा। लेकिन जब हमने इस तार को जब इस ऐसे चारों तरफ वर्त का रूप दे दिया तो इस तार के द्वारा क्या बन गई, एक परिधि बन गई। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अगर तार की परिधि बन गई और तार की परिधि का ही तो रूप ले रहा है तार, जब तार परिधि का रूप ले लिया तभी तो एक वर्त बन गया, और वर्त के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वही हमको पूछा है। तो जब इस 88 सेंटीमीटर तार को हमने एक वर्त का रूप दे दिया तो इसका मतलब है कि इस क्षेत्रफल के बाहर जो ये तार को हमने बनाया है ये वर्त की परिधि हो गई। तो अब जाहिर सी बात है कि इसमें परिधि का सूत्र लगाएंगे, तो परिधि का सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें त्रिज्या का मान हमको निकल कर आएगा। तो त्रिज्या का मान आपके पास निकल कर कितना है, जब वर्त की परिधि का सूत्र लगाए 2πr, और 2πr के सामने वर्त की परिधि थी कितनी, जो इस वर्त की लंबाई थी, यानी कि जो तार था इसकी जो लंबाई वही तो इसकी परिधि है। तो परिधि के सूत्र के सामने परिधि की लंबाई रख दिए। अब देखिए 2 का 2 रख दिया, पाई का मान 22/7 रख दिया, इंटू आर रख दिया। ठीक है दोस्तों, और बराबर में 88 सेंटीमीटर हमने जब कटाए 22 चौक 88 हो गया, और इधर 4 था तो 2 दूनी 4, और ये 7 जो बरोबर के उधर में जाएगा तो गुना हो जाएगा, 7 दूनी 14। यानी कि जो ओवरऑल ये जो आर बचा था इसका मान, यानी कि जो आर है ये क्या बचा है, त्रिज्या बची है। तो आर क्या है, त्रिज्या। तो हमने आर का मान क्या निकाला दोस्तों, ये जो त्रिज्या इसका मान कितना निकल कर आया, 14 निकल कर आया। जब आर का मान 14 निकल कर आ गया तो वर्त का क्षेत्रफल पहुंचा। तो वर्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू 2 बार लिखनी है, तो आर कितना निकला था 14, तो 14 को 2 बार लिख दिया। जब इसको हमने कटाए तो ओवरऑल निकल कर क्या आया, काटा पीटी करने के बाद गुना वुना करने के बाद 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो 616 सेंटीमीटर देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो देखेंगे कि पहले ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, और इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को आप आगे आने वाले हर एक प्रश्न को बिल्कुल आसान से बना पाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, उसके बाद बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है
यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 16 से 2/3% कम चलता है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 7 मिनट अधिक समय लेता है, तो वास्तविक समय ज्ञात करो। यानी कि क्वेश्चंस ने हमको ये पूछा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जो वास्तविक चाल थी उससे न चलकर आज जो है 16 से 2/3% कम चलता है, तो ऐसा करने पर वह एक जो निश्चित दूरी को तय करता है उसमें 7 मिनट का अधिक समय लगता है, तो वह वास्तविक समय ज्ञात करो। तो यानी कि जो वह रोजाना समय से चलता था वो समय क्या था, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। बट एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज और मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आ जाइए कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 16 से 2/3% कम चलता है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 7 मिनट अधिक समय लेता है। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। देखिए कितना कम चल रहा है वास्तविक चाल से, 16 सही 2/3% कम चल रहा है। अब 16 सही 2/3% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/6 होता है। अब 16 सही 2/3% का मान 1/6 होता है, तो ये कैसे होता है देखिए दोस्तों, ये जो 16 सही 2/3% है इसका मान 1/6 कैसे होता है। देखिए जो बटे वाली संख्या होती है उसको गुने वाली से गुना कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। ऐसा करने पर क्या होगा, देखिए जब 3 को 16 से गुना करेंगे तो 16 × 3 = 48 और 2 50, और बटे वाली संख्या हमेशा बटे में आएगी, परसेंट ऐसे कैसे लगा रहेगा। तो 16 × 3 = 48 और 2 50 हो जाएगा, तो ठीक है 50 बटे में क्या था 3, तो 3 ऐसे कैसे, परसेंटेज था ऐसे कैसे। जब यहाँ से परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि परसेंट हमेशा अपने साथ में 100 को रखता है, तो इसीलिए परसेंट हटते ही नीचे 2 जीरो आ जाती है। अब कटा लो कि 50 से कम 50 और 50 छिंगा 300, तो देखिए एक ऊपर आया और बटे में कितना निकल कर आया 3, तो इसका मतलब 16 सही 2/3% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/6 में लिख सकते हैं। अब कई स्टूडेंटों के दिमाग में ये बात खटक रही होगी कि ये तो बात हम समझ गए कि इस संख्या को इससे गुना कर देते हैं, लेकिन इसमें 2 को जोड़ते ही क्यों हैं, घटाते क्यों नहीं। भाई अगर इनके बीच में प्लस और माइनस का कोई भी चिन्ह नहीं दे रखा है तो ये संख्या हमेशा प्लस में होती है। कैसे, अब देखिए कि मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। मैंने आपको कहा कि ये कितना है, तो आप सीधे बोल दोगे कि सर ये 6 है। अगर मैं कह दूं कि देखिए दोस्तों ये कितना है, तो आप कहोगे कि सर ये माइनस का 6 है। अब इसको माइनस का 6 क्यों बोले आप, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है, तो आपको पता है कि माइनस का 6 है। क्या इस 6 को जब मैंने लिखा था तो क्या यहाँ पर प्लस लगाया था, क्या मैंने नहीं लगाया था, तो आपने क्या बोला ये 6 है। आपको पता है कि ये प्लस का 6 है तभी तो आपने 6 बोला, इसको माइनस का 6 तो नहीं बोला क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं लगा है। जब इसके आगे माइनस लगा ही नहीं है तो हमको जाहिर सी बात है पता है कि ये 6 है, और है किसका, प्लस का है। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर प्लस और माइनस का अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये पूरी संख्या किस में है, प्लस में है। अगर इनके बीच में माइनस का चिन्ह आ जाता तो हम इस संख्या को इससे गुना करके इसको घटा देते। समझ गए होंगे अब तो शायद मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को अब शायद आप समझ पाए होंगे दोस्तों। तो इसीलिए हम जो है नीचे वाली संख्या को इससे गुना करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, और जो बटे में होता है उसको ऐसे कैसे लिखते हैं, परसेंट को ऐसे कैसे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, जो कि मैंने आपको समझाया है। तो इसी प्रकार 16 से 2/3% कम चलता है, यानी कि 1/6 कम चलता है, तो उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करो, यानी कि उसका जो वास्तविक समय वो क्या था। तो मेरे को बताओ कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 16 से 2/3% कम चलता है, तो मेरे को बताओ कि इसमें वास्तविक चाल है क्या। तो देखिए दोस्तों हमेशा बटे वाली जो संख्या होगी वो पूर्ण संख्या होती है, अपने आप में पूरी संख्या होती है, तो इसको पूर्ण संख्या मानेंगे, यानी कि इसकी वास्तविक चाल क्या है दोस्तों, 6 है। तो देखिए इसकी वास्तविक चाल क्या हो गई, 6, और इस 6 से अब 16 से 2/3% कम चल रहा है, तो 6 का 16 से 2/3% कम चलेगा, इसका मतलब 6 का 16 से 2/3% कितना होता है, 1 होता है। तो 6 का 16 से 2/3% कम चला लो या फिर 1 कम चला लो, बात एक ही है, क्योंकि 6 पहले चल रहा है वो, यानी कि अब जो 6 की स्पीड से चल रहा है, लेकिन जो है वो अब है ना, देखिए पहले वो 6 स्पीड चल रहा था, लेकिन अब जो है वो 16 से 2/3% की स्पीड से कम कर देता है चाल को। तो यानी कि 6 का 16 से 2/3% कम कर देता है, यानी कि 1 कम कर देता है। तो पहले अगर वो 6 की स्पीड से चल रहा था तो अब 1 स्पीड कम से चलेगा, तो कौन सी स्पीड से चलेगा, वो 5 की स्पीड से चलेगा। इस बात को समझ रहे होंगे। अब कई स्टूडेंटों के दिमाग में ये खटक रहा होगा कि भाई ये 6 से पहले चल रहा था तो उसका 16 से 2/3% एक ही कम क्यों आया, क्योंकि भाई 6 का 16 से 2/3% एक ही निकल कर आता है, और क्वेश्चन सिर्फ यही कह रहा है कि चाल से 6 से 2/3% कम चलता है, यानी कि जो उसकी वास्तविक चाल जो ये 6 है
इससे 16/2/3% कम चलता है, यानी कि 1 कम चलता है। अब 1 कम क्यों चलता है? क्योंकि 6 का 16/2/3% 1 ही होता है। कैसे? देखिए दोस्तों, 6 का हम देखेंगे कि ये 6 है और इसका 16/2/3%। देखिए 16 × 48 और 2 50, तो देखिए 50 और बटे की संख्या बटे में आ जाएगी 3 और परसेंट ऐसे कैसे? जब परसेंट यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे दोस्तों। अब देखिए कटा लो, 50 से कम 50 और 50 छिंगे 300 और 6 से 6 कट जाएगा, बचा कितना दोस्तों? 1। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो उसकी वास्तविक चाल थी उसका अब 16/2/3% अगर वो कम चलता है तो इसका मतलब है 1 कम चलता है, क्योंकि हमने निकालिया कि 6 का 16/2/3% कम कितना होता है? 1 होता है। तो अगर उसकी वास्तविक चाल 6 थी तो उसका 16/2/3% कम यानी कि 1 कम चलेगा। तो अब किस स्पीड से चलेगा? 5 की स्पीड से। तो मेरे को ये बताइए कि उनकी जब स्पीड का हमने रेशो निकाल लिया कि पहले अगर वो 6 चल रहा था और अब कितने की स्पीड से चल रहा है? 5 की स्पीड से चल रहा है, तो उनके समय का रेशियो क्या होगा? यानी कि उनका जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा? तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि जो उनकी स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा ही हमेशा जो है टाइम का रेशियो होता है। तो स्पीड का रेशियो क्या है कि पहले जब वो 6 की स्पीड से चल रहा था तो अब किस स्पीड से चल रहा है? 5 की स्पीड से। तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा ही समय का रेशियो होता है, यानी कि 6 और 5 का उल्टा क्या होगा? 5 से 6। यानी कि अगर वो 6 की स्पीड से चलता है तो उसको समय कम लगेगा, जाहिर सी बात है, और वो 5 की स्पीड से चलेगा तो समय उसको ज़्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए हमेशा स्पीड का उल्टा जो होता है टाइम का रेशियो होता है। अब कई स्टूडेंटों की ये बात खटक रही होगी कि भाई ठीक है कि 6 की स्पीड से चल रहा है, यानी कि इसकी एक इससे तो ज़्यादा 1 की स्पीड से चल रहा नहीं, एक 5 की स्पीड से चल रहा है, 6 की स्पीड से चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको तो कम ही समय लगेगा, यानी कि 5 ही घंटे लगेंगे। और ये 6 की स्पीड से चल रहा है और ये 5 की स्पीड से चल रहा है, यानी कि इससे ये एक स्पीड से कम से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जब ये 5 की स्पीड से चलेगा तो इसको तो 6 घंटे ज़्यादा लगने वाले हैं ही हैं, यानी कि इससे 1 घंटा तो ज़्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है। बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे को ये बताइए कि इनकी स्पीड का रेशियो है कितना? 6:5 है ना। अब ये इनकी स्पीड से चल रहा है, यानी कि ये तो 6 की स्पीड से चल रहा था पहले और अब 5 की स्पीड से चल रहा है। तो इनकी स्पीड का रेशियो हमने उल्टा क्यों लिख दिया 5:6? इस बात को मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए अब वो स्पीड है क्या जिसको ये चल रहे हैं, तो वो स्पीड इन दोनों का एलसीएम ही तो होगी। तो वो स्पीड मैं इन दोनों का एलसीएम कितना मानूंगा? 30 मानूंगा। तो मेरे को बताइए कि इस 30 की जो दूरी है इसको ये 6 की स्पीड से चलेगा तो कितने समय में तय कर देगा? जब ये 6 की स्पीड से चल रहा है, आप ऐसे माने कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है, तो 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? जब ये 6 की स्पीड से चल रहा है 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 6×5 यानी कि 5 घंटे में तय कर देगा कि नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा। उसी हिसाब से ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है तो इस 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? इसको कटा लेंगे तो 5×6 यानी कि 6 घंटे लेगा। तो मेरे को ये बताइए कि जब ये 6 की स्पीड से चल रहा था तो इस दूरी को तय करने में कितना समय ले रहा था? 5 ले रहा था। स्पीड इसकी 6 थी तो समय कितना आ गया? 5। इसकी स्पीड 5 थी तो समय कितना आ गया? 6। तो मेरे को ये बताइए कि जो इनकी स्पीड का रेशो है इनका उल्टा समय का रेशो हुआ कि नहीं हुआ? अब तो आप समझ गए होंगे कि जो स्पीड का रेशो होता है उसका हमेशा उल्टा टाइम का रेशो होता है। बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि जब वो वास्तविक चाल से 16/2/3% कम चलता है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 7 मिनट अधिक समय लेता है। तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। यानी कि वास्तविक दूरी के यानी कि उसकी वास्तविक जो चाल थी उससे अब क्या चल रहा है? वो 16/2/3% कम चल रहा है। यानी कि उसकी चाल पहले क्या थी? 6 थी। अब चाल क्या हो गई? 5 हो गई। लेकिन हमको समय दिया है कि निश्चित दूरी तय करने में उसको 7 मिनट अधिक लगते हैं। जब वो 6 की स्पीड से चल रहा है तो उसको 5 घंटे का समय लग रहा है। अगर अब वो 5 की स्पीड से चल रहा है तो उसको 6 घंटे का समय लग रहा है। तो मेरे को ये बताइए कि पहले से अब कितना ज़्यादा समय लग रहा है? यानी कि जब वो किसी दूरी को 5 घंटे में तय कर रहा है और अब पहले किसी दूरी को 5 घंटे में तय करता था और अब उसी दूरी को 6 घंटे में तय कर रहा हो, तो पहले से कितने समय में अधिक तय कर रहा है? देखिए हम इसको घंटे में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मिनट का जिक्र हो रहा है। तो आप मिनट से खेलिए कि पहले अगर वो किसी दूरी को 5 मिनट में तय कर रहा था तो अब वो 6 मिनट में तय कर रहा है उसको। लेकिन इससे कितने ज़्यादा मिनट लग रहा है उसको? पहले अगर वो 5 मिनट में तय करता था अब 6 मिनट में तय कर रहा है, तो कितने एक्स्ट्रा मिनट का समय लग रहा है? भाई जाहिर सी बात है 1 मिनट का ज़्यादा समय लग रहा है। 1 मिनट का क्या लग रहा है? ज़्यादा समय लग रहा है, यानी कि 1 मिनट प्लस लग रहा है, यानी कि उसको अब पहले 5 मिनट में वो किसी दूरी को तय करता था लेकिन अब 6 मिनट उसको लगते हैं। तो पहले से कितना ज़्यादा समय लग रहा है उसको? 1 मिनट ज़्यादा लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट नहीं लग रहा है उसको, 7 मिनट अधिक समय लगता है।
1 मिनट अधिक नहीं लगता, उसको 7 मिनट अधिक लगता है। हमारे हिसाब से रेशियो में कितना मिनट अधिक लग रहा है? 1, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नहीं 7 मिनट अधिक लगता है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 7 गुना ज़्यादा लग रहा है। कि देखिए अगर वो पहले 5 मिनट में किसी दूरी को चलता था और अब 6 मिनट में उस दूरी को चल पा रहा है, तो पहले से कितना समय अधिक ले रहा है? 1 मिनट ज़्यादा ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट ज़्यादा नहीं ले रहा है, उसको 7 मिनट अधिक लगते हैं। तो इस एक रेशो से कितना गुना ज़्यादा है? 7 गुना ज़्यादा है, तभी तो उसको 7 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो उसी प्रकार जो उसकी वास्तविक जो चाल है वो यानी कि उसका जो वास्तविक समय है वो 5 ना होकर भी वो भी 7 ही गुना होगा दोस्तों। तो 5 को जब 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 पंजो 35 मिनट। तो उसका जो वास्तविक समय है वो क्या है? 35 मिनट। और क्वेश्चन ने क्या पूछा कि उसका वास्तविक समय ज्ञात करें। तो वास्तविक समय ज्ञात करें, तो देखिए दोस्तों वास्तविक समय ज्ञात करें किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों? बी ऑप्शन में दे रखा है 35। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है जो आपको समझने में परेशानी कर दे। क्योंकि क्वेश्चंस में जब हमने इनका टाइम का रेशो निकाला कि भाई अगर वो व्यक्ति किसी दूरी को 5 मिनट में तय कर रहा है पहले, लेकिन अब उसको 6 मिनट में तय कर रहा है, तो मेरे को बताओ पहले से अब कितना ज़्यादा समय लग रहा है? 1 मिनट का ज़्यादा समय लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, उसको 7 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा लग रहा है? 7 गुना ज़्यादा समय लग रहा है। तो जो उसका वास्तविक समय है वो 5 ना होकर 7 गुना ज़्यादा ही तो होगा दोस्तों। तो कितना मिनट का समय होगा? 35 मिनट का। अब आपके समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, उसके बाद बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों अनुपात समानुपात से क्वेश्चन लिया गया है। ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। यदि सी को बी से 2100 रुपये यानी कि 2100 रुपये ज़्यादा मिला हो तो बताओ ए के वेतन से सी का वेतन कितना अधिक है। यानी कि इस क्वेश्चन में 3 नाम के व्यक्तियों का जिक्र किया है और उनके जो अनुपात में उनका जो आय है यानी कि जो धन दिया गया उनका उनका रेशो में जिक्र किया गया है, यानी कि जो वेतन मिला है। यानी कि ए व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति तथा सी नाम के जो व्यक्ति है उनके वेतन का अनुपात रेशियो में दिया गया है कि ए को 3 मिले हैं, बी को 2 मिले हैं, सी को 9 मिले हैं। आगे क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि यदि सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिला हो तो बताओ ए के वेतन से सी का वेतन कितना है। तो देख लेंगे कितने व्यक्ति हैं दोस्तों। एक तो ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति, एक सी नाम का व्यक्ति है। तो मेरे को बताओ कि कितना कितना वेतन मिल रहा है इनको अनुपात में। ए को कितना मिल रहा है? 3 रुपये। तो ए को 3 रुपये मिल रहा है, उसी प्रकार बी को 2 रुपये मिल रहा है, उसी प्रकार सी को कितना मिल रहा है दोस्तों? 9 रुपये मिल रहा है। तो देखिए इनको अनुपात में कितना कितना वेतन मिल रहा है। ए को 3 रुपये, बी को 2 रुपये, सी को 9 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में आगे कंडीशन दिया है यदि सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिला हो तो मेरे को ये बताओ कि सी को जो है बी से कितने रुपये ज़्यादा बता रहा है? 2100 रुपये ज़्यादा मिला हो तो बताओ ए के वेतन से सी का वेतन कितना अधिक है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिला है, लेकिन रेशो में कितना ज़्यादा मिल रहा है सी को बी से। देखिए बी को 2 रुपये मिल रहे हैं, सी को 9 रुपये मिल रहे हैं। तो बी से कितने रुपये ज़्यादा सी को मिल रहे हैं? जाहिर सी बात है कि 7 रुपये ज़्यादा सी को मिल रहे हैं। किससे? बी से ज़्यादा 7 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 7 रुपये नहीं मिल रहे, 2100 रुपये मिल रहे हैं। देखिए रेशो में तो 7 ही रुपये मिल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 2100 रुपये मिल रहे हैं। तो 7 रेशो का मान कितने के बराबर है? 2100 रुपये के बराबर है। तो 7 रेशो का मान 2100 रुपये के बराबर है। तो मेरे को बताओ एक रेशो का मान कितने रुपये के बराबर होगा? कि 7 एकम 7, 7 तिया के 21, यानी कि एक रेशो का मान 300 के बराबर। यानी कि जब हमने देखा कि रेशो में बी से सी को कितना ज़्यादा मिल रहा है? 7 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 7 रुपये ज़्यादा नहीं मिल रहा, 2100 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो इस 7 से कितने गुना ज़्यादा मिल रहा है? 300 गुना ज़्यादा मिल रहा है। अगर 7 से कितने गुना ज़्यादा मिल रहा है आप इस बात को नहीं समझ पा रहे तो आप इस बात को समझे कि जो 7 रेशो है इसका मान कितना दे रखा हमको? 2100 रुपये दे रखा। तो जब इसको कटाएंगे 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो देखिए 7 एकम 7 और 7 तिया 21, यानी कि एक रेशो का मान 300 दे रखा है। तो जब एक रेशो का मान 300 दे रखा है तो हम सभी के रेशो को 300 से गुना कर देंगे तो इनकी आय निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी। तो मेरे को ये बताइए कि जब एक रेशो का मान 300 है तो ए का रेशो कितना है? 3। तो 3 को 300 से गुना करेंगे तो ए की आय निकल जाएगी। तो 3 को 300 से गुना कर दीजिए, 3 को 300 से गुना करोगे 300 तिया 900 हो जाएगा। तो ए की आय कितनी निकल कर आएगी दोस्तों? 900। उसी प्रकार बी का रेशो कितना है? 200। तो बी को जब 300 से गुना करेंगे, 2 के रेशो को जब 300 से गुना करेंगे तो 300 दूनी के 600, यानी कि बी की आय कितनी होगी दोस्तों? 600। उसी प्रकार सी का रेशो कितना है? 900। तो 900 को जब 300 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 9 तिया की 2700। तो सी की आय कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2700 हो जाएगी। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? शायद मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमारे को आय रेशो में दिया है और जो हमारी आय जो है बी की जो आय है
वो बी की जो आय है सी की आय से कितना कम है, यानी कि 7 कम है, लेकिन सी की आय बी की आय से कितना अधिक है, 7 अधिक है। मैंने देखिए दोस्तों ऐसे बोला था कि जो बी की आय वो सी की आय से कितना कम है रेशो में, यानी कि जो सी है इससे बी की आय कितना कम है, सी की आय 9 है तो बी की आय 2 है, तो 9 से कितना कम है, 7 कम है। लेकिन ऐसा देखा जाए कि बी की आय 2 है और सी की आय 9 है, तो बी की आय से 9 कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। बात तो एक ही, कैसे भी बोलो। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा कि 7 अधिक नहीं है सी की आय बी से, सी को तो बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिला है, यानी कि इस 7 से कितना गुना ज़्यादा मिला है, 300 गुना ज़्यादा मिला है। तो यानी कि एक रेशो का मान जब 300 निकल गया तो इनको सबका रेशो का मान ही तो हमको बता रखा है, यानी कि एक रेशो का मान आई में 300 दे रखा है, तो 3 रेशो का मान जब आई 300 से गुना कर देंगे तो इसकी आई निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। उसी प्रकार बी का रेशो कितना है, 2 है, तो 2 को जब 300 से गुना कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक रेशो का मान 300, तो 2 रेशो का मान 300 दूनी के 600 हो जाएगा। उसी प्रकार एक रेशियो का मान 300, तो 9 रेशियो का मान होती है कि 2700 हो जाएगा। तो देखिए ए की आई कितनी निकल कर आई, 900 रुपये, बी की आई 600 रुपये, सी की आई 2700 रुपये। तो अब चाहे क्वेश्चंस में कुछ भी पूछे हम बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्वेश्चंस में आगे पूछा क्या है, तो बताओ ए के वेतन से सी का वेतन कितना अधिक है, ए के वेतन से सी का वेतन कितना अधिक है। तो किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, ए से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो देखिए बताओ ए के वेतन से सी का वेतन कितना अधिक है। तो किसके वेतन के साथ, जिसके साथ भी का से लगे वो हमेशा बटे में होता है, और जिसका पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर होता है। तो इसमें से किसके साथ लग रहा है, ए के। तो मेरे को बताओ कि ए का वेतन कौन सा है, 900। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि तो बताओ ए के वेतन से सी के वेतन का, अच्छा तो बताओ ए के वेतन से सी का वेतन कितना अधिक है, ए के वेतन से सी का वेतन कितना अधिक है। परसेंट में बताना है, किस में बताना है, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस में नहीं पूछ रहा दोस्तों, हमको सीधा पूछ रहा है। तो बताओ ए के वेतन से सी के वेतन कितना अधिक है। तो मेरे को ये बताइए कि इसका वेतन कितना, सी का 2700 वेतन है, ए का वेतन कितना दोस्तों 9 है। परसेंटेज में नहीं पूछ रहा, सीधा जो है हमको संख्या में पूछ रहा है। तो मेरे को बताओ, क्वेश्चन ने पूछा तो बताओ ए के वेतन से सी का वेतन कितना अधिक है। तो ए का वेतन कितना है 900, सी का वेतन कितना है 2700। तो जाहिर सी बात आप बता सकते हो कि 900 से ये 2700 जो रुपये कितने ज़्यादा है दोस्तों, कि ये जो 900 है इससे ये जो 2700 रुपये है ये कितने ज़्यादा है, 900 से 2700 रुपये 1800 ही तो ज़्यादा है दोस्तों। तो ए की आय से सी की आय कितनी ज़्यादा है, 1800 रुपये ज़्यादा है। तो किस ऑप्शन से में देखने को मिला दोस्तों, पहले ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि शायद ये प्रश्न आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आया है तो आप जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या करें, मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या करें, यदि ए की आय बी से 20% कम है तथा बी की आय सी से 20% अधिक है, तो बताओ ए की आय बी का कितना प्रतिशत है। यानी कि इसमें क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है कि प्रत्येक को एक दूसरे से कंपैरिजन किया जा रहा है, कि यानी कि ए को तो किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, बी से, और बी को किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, सी से। और फिर अंत में पूछा क्या है, तो बताओ ए की आय बी का कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं क्वेश्चन आपको फिर से पढ़ा देता हूँ ताकि जो आपके दिमाग में अच्छे से बैठे, कि यदि ए की आय बी से 20% कम है, यानी कि जो ए की आय होगी उससे 20% कम किसकी आय है, बी की। आगे क्वेश्चन ने कहा तथा बी की आय सी से 20% अधिक है, यानी कि सी की जो आय होगी उससे 20% अधिक कौन है, बी की आय है। तो फिर अंत में क्वेश्चन ने ये पूछा है, तो बताओ ए की आय बी का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो बी की आय है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा ए की आय में आता है, हमको ये पूछा है। तो जब भी एक दूसरे से कंपैरिजन का क्वेश्चन दे रखा हो और जो परसेंटेज में दे रखा हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा पीछे से करो, यानी कि पीछे वाले व्यक्ति को पकड़ो और उससे कंपैरिजन करते चले जाओ। क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, सरल हो जाएगा और आंसर बेहद जल्दी निकल जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पीछे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ तो दे रखा, तो बताओ ए की आय बी का कितना प्रतिशत है। तो इससे तो हमको क्या होगा, इससे तो हमको आंसर मिलेगा। तो इससे पहले देखते हैं, तथा बी की आय सी से 20% अधिक है। तो देखिए पहले ये देख लो कि इसमें व्यक्ति है कितने, 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है, एक तो ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का है और एक सी नाम का है। अब मेरे को ये बताओ कि बी की आय सी से 20% अधिक है, तो सी को कितना मानूं, सी अपने आप में 100% मान लेता हूँ, बिल्कुल मान लेता हूँ।
और क्वेश्चन ने ये कहा है कि बी की आय सी से 20% अधिक है। तो सी की आय जब मैंने 100% मान लिया, यानी कि 100 सी की आय मान लिया, और इस 100 से 20% अधिक आय किसकी है? बी की। तो 100 का 20% आय अधिक निकालूंगा तो 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। तो जब 100 का 20% अधिक यानी कि 20 अधिक है तो बी की आय कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी दोस्तों। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि यदि ए की आय बी से 20% कम है, जब हमने सी की आय भी निकाली, बी की आय भी निकाली, अब ए की आय हमको निकालना है। तो देखिए, यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय किससे 20% कम है? बी से कम है, यानी कि ए की आय किससे 20% कम है? बी से ही तो कम है। तो बी की आय कितनी है? 120 है। तो 120 का 20% कम कितना होगा? यानी कि 120 का जब हम 20% निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 24 रुपये होगा। तो 120 का 20% कम यानी कि 24 कम। तो 120 से 24 कम किसकी आय होगी? ए की आय होगी। तो 120 में जब 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 96 बचेगा। तो ए की आय कितनी हो गई? 96। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये सब क्या है? रेशो में है। अगर इनका जो आय का अनुपात, यानी कि जो इनके बीच जो आय का जो रेशो बटा है, अगर ये कट रहा है तो इसको और भी छोटा कर लो। कट रहा है तो देखिए किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। चौई चौक 96, 24 बार कट गया 4 से। और ये 4 से कितनी बार कट गया? 4 3 के 12 यानी कि 30 बार में कट गया। और ये 4 से 25 होकर 100 यानी कि 25 बार में कट गया। यानी कि हमारे पास ओवरऑल इनकी आय क्या निकल के आई? ए के हिस्से में 24 रुपये, बी के हिस्से में 30 रुपये और सी के हिस्से में 25 रुपये निकल कर आए। अब इसी से हम खेल खेलेंगे आगे। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? तो बताओ ए की आय बी का कितना प्रतिशत है? यानी कि जो ए की आय है ये बी का कितना परसेंट है? जिससे कंपैरिजन किया जा रहा हो, जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा बटे में होगा और जिसका पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर होगा। तो देखिए किसके साथ में का लगा है? तो बताओ ए की आय बी का, तो बी के का लगा तो ये बी का जो हिस्सा है वो बटे में आएगा और जिसका पूछा जाएगा। तो बताओ ए की आय, जिसको पूछा जाएगा ऊपर में होगा और परसेंट में ज्ञात करने के लिए हम 100 लगा देंगे। तो देखिए, तो बताओ ए की आय बी का कितना परसेंट है? तो बी कितना है दोस्तों? 30 है। और 30 का कितना परसेंट है ए? यानी कि ए कितना है? 24। तो 24 जो पूछा जाएगा ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे। बस अब कटा लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कटा लो, इस एक जीरो से एक जीरो कट गया और 3 से 24 को काटूंगा तो 3 8 24 हो जाएगा। तो इधर क्या बच रहा है? 10। तो 10 8 80। तो हमारे पास निकल कर क्या है परसेंट में? 80%। तो देखिए, तो बताओ ए की आय बी का कितना प्रतिशत है? 80% है दोस्तों। तो किस ऑप्शन में 80% देखने को मिल रहा है? सी में देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई होगी। तो देखिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल दोबारा से रिपीट करवा दे रहा हूँ। किन्हीं बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कि यदि ए की आय बी से 20% कम है, जब हमने बी की आय 120 निकाली थी, इससे 20% कम यानी कि 24 कम कैसे कर दिया? तो देखिए दोस्तों कि बी की आय कितनी है? 120 है। और 120 का 20% कम यानी कि जब 120 का हम 20% निकालेंगे तो देखिए 20% निकालेंगे। अब यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, क्योंकि परसेंट हमेशा अपने साथ में किसको रखता है? 100 को रख सकता है, 100 को रखता है। तो जैसे ही परसेंट हटता है तो नीचे 2 जीरो आ जाते हैं। अब कटा लो, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ऊपर कितना बचा? 12 इधर, गुने में इधर 2, नीचे कट गया सारा। तो देखिए 12 दूना 24। तो कितना निकल कर आया? 24 निकल कर आया। तो देखिए कि यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय कितनी थी? 120। और 120 से 20% कम यानी कि 120 का जब 20% निकाला तो कितना? 24, यानी कि 24 कम है, तभी तो 96 लिया हमने। ठीक है। तथा बी की आय सी से 20% अधिक है। तो सी की आय कितनी मानी थी हमने? 100। अब 100 से 20% आय किसी अधिक है? बी की आय अधिक है। तो देखिए जब 100 का 20% हम अधिक निकालेंगे, जब यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। कटा लो 2 जीरो से, ये 2 जीरो, और इधर 10 बच गया, गुने के इधर 2 बच रहे, 10 दुआ 20। तो देखिए यहाँ कितना निकल कर आए? 20। यानी कि जो बी की आय है वो सी से कितना परसेंट अधिक है? 20%। परसेंट में 20 अधिक, लेकिन हमने निकाला तो कितना अधिक निकल कर आया? यानी कि 20 रुपये अधिक है। तो देखिए सी की आय थी कितनी? 100। अब 100 से 20% अधिक यानी कि 20 रुपये अधिक है। तो 100 इसकी सी की आय थी, तो इससे 20 अधिक तो 120 हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सी से बी की आय 20% अधिक है तो 120 ऐसे निकल के आया। और बी की आय जब 120 थी तो इससे 20% कम जो है ए की आय है। देखिए ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय जब हमने 120 निकाला तो इससे 20% कम कितना निकल कर आया? 24 रुपये निकल कर आया था। तो 120 से 24 कम हो जाएगा, यानी कि 96 हो जाएगा। अब ये रेशो में था, अगर ये कट रहा था तो हमने कटा लिया, तो ये बिल्कुल छोटा हो गया कटने के बाद। इस प्रकार काटने से जो है प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सरल बन जाता है। तो हमने देखा कि क्वेश्चन में अंत में पूछा क्या है? तो बताओ ए की आय बी का कितना प्रतिशत है? तो बी की आय कितनी है? 30। और इसी का जो है ये ए है, ये कितना हिस्सा है? तो जो जिसके साथ में का लगा हो तो बटे में आता है, जिसका पहुंचा जाता है ऊपर होता है। तो मैं एक बार दोबारा फिर से आंसर निकाल देता हूं। तो बी का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ए।
तो बताओ ए की आय बी का कितना प्रतिशत है। तो बी का किसके साथ में लगा, बी के, तो बी किस में आ जाएगा, बटे में, और जो पूछा वो ऊपर हो जाएगा हमेशा। परसेंट के लिए 100 से गुना कर दो, कटा लो, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से ये 24 8 बार में कट गया, और 8 दाम के 80 हो गया। तो बताओ कितना परसेंट निकल कर आया, 80%। तो हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों, 80%। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पर्सन समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।